हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद लॉगल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में बैर एक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि स्टेट किसी भी इक्वालिटी या किसी भी पर्सन का इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को डिनाई नहीं कर सकता विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिंपल एंड क्लियर। अब आर्टिकल 14 को एनालाइज करने के लिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट और यू कैन से एक्सप्रेशंस। फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ and second is equality protection of law, equal protection of law. Now equality before law, this concept is taken from British Constitution. सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा कि ये हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। The concept of equality does not mean absolute equality among the human beings, which is physically not possible to achieve. एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी होता है कि हाँ हम ST SC और जनरल को भी पूरा एब्सोल्यूट इक्वली रखें, नहीं, ये चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की वजह से इक्वालिटी को सेपरेट आउट करना पड़ता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब ये है it only means that all person similar circumstantial shall be treated alike. जितना भी circumstances आए सारे पर्सन को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा आदमी है तो उसे अलग ट्रीटमेंट मिलेगा या वो छोटा आदमी है तो उसे अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वली सबको लॉ ट्रीट करेगा। इसका बेसिक मतलब यही है। मैंने एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है स्क्रीन पे, प्लीज़ उसे रोक कर आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और एक चीज़ की इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, आर्टिकल 14 को। अब देखते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि द क्लासिफिकेशन मस्ट फाउंड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले ले, अगर हम क्लास 5 से 12 क्लास के बच्चे को सेम क्वेश्चन पेपर देते हैं तो ऑब्वियसली क्लास 12 के बच्चे वो क्लास 5 के क्वेश्चन पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और 5 के बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है उन्हें टक्कर देने में, समझे। तो ये होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इस बेसिस पे हम ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हैं और उसे उस बेसिस पे इक्वालिटी नहीं कहेंगे बट उस बेसिस पे उसे हम ट्रीट कर सकते हैं कि कितना फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे क्लासेस भी डिवाइड होते हैं। ओके, सेकंड जो है डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रीजनेबल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रिलेशन होना चाहिए, रैशनल रिलेशन होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो एक्सेप्शन आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो यहाँ पे मेंशन मैंने किया है आर्टिकल जो 361 है उसमें हमें एक्सेप्शन रूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैड नॉट बी आंसरेबल टू द कोर्ट। जो हमारा प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो आंसरेबल टू द कोर्ट नहीं है। कुछ भी करने से पहले वो कोर्ट को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। No criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor in any country during his term of office. कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कुछ भी हो जाए वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जो गवर्नर या प्रेसिडेंट वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है तब तक उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा। सेम एज गोज टू नो सिविल प्रोसीडिंग is in which relief is claimed against the president or the government of the state shall be instituted during
his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity. कुछ भी सिविल प्रोसीडिंग तब तक नहीं हो सकता गवर्नर या प्रेसिडेंट पे जब तक वो अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस में काम कर रहा हो, तब तक उसके ऊपर कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं होगा। ये है हमारा एक्सेप्शन जो कि आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आप आर्टिकल 14 का केस लॉ को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने वहाँ पे आर्टिकल 14 का बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ मेंशन किया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें कम से कम 3 पार्ट्स में आंसर करना पड़ता है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन किया है। दोनों इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी बिफोर लॉ और लास्ट में जजमेंट केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ केस लॉ को भी अच्छे से देख लें। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विथ लॉगर। थैंक यू।